अपनी कुछ रीतियाँ या प्रथाएं होती हैं जिसे सामाजिक प्रतिमान भी कहा जा सकता है। और हर समाज के अपने रीति रिवाज हैं। हिंदू समाज या भारतीय समाज को अगर देखेंगे तो भारतीय समाज की अपनी एक विशेषता है, अपनी वेशभूषा है, अपने रीति रिवाज है, खान पान के तरीके हैं, व्यवहार के तरीके हैं। पश्चिमी समाज में जाएंगे तो वहाँ के अलग से तरीके हैं, और किसी और आदिवासी या जनजाति समाज में जाएंगे तो वहाँ की अपनी अलग रीति है। तो मेकायर पेज ने इसीलिए अपनी परिभाषा में सबसे पहले रीतियों शब्द का इस्तेमाल किया था, क्योंकि रीतियाँ या प्रथाएं हर समाज में विद्यमान रहती हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर रीतियाँ या प्रथाएं विद्यमान नहीं हैं, और बिना रीतियाँ प्रथा के कोई समाज बन ही नहीं सकता। हर समाज की अपनी कुछ रीतियाँ या प्रथाएं आपको देखने को। और सामान्य वे में कहें तो उदाहरण के लिए जैसे विवाह है, हिंदू भारतीय समाज में की प्रथा विवाह का होना हिंदू समाज में या सोसाइटी में आवश्यक माना जाता है। इसी प्रकार भारत में नमस्कार करने की प्रथा है, पश्चिमी देशों में दूसरी प्रथा है, नमस्कार नहीं, वहाँ पर हाथ मिलाया जाता है। तो हर समाज की अपनी एक रीतियाँ हैं। इसलिए मेकायर पेज ने अपनी इस परिभाषा में रीतियों शब्द को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। और दूसरा उसने उसी के आगे शब्द जोड़ा था कार्य प्रणालियाँ। कार्य प्रणालियों से यहाँ पर मतलब है हर समाज की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है। हर समाज का अपना एक सिस्टम होता है और उसी के अनुसार वो समाज कार्य करता है। इसको और सरल शब्दों में अपन यूँ समझ सकते हैं, परिवार है या इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है तो हर कॉलेज की अपनी एक कार्य प्रणाली। किसी कॉलेज में का टाइम 10 बजे से 5 बजे होगा, उसमें भी फिर अलग अलग हैं टाइमिंग। जैसे साइंस की फैकल्टी का अलग टाइम है, कॉमर्स का अलग टाइम है, आर्ट्स का अलग टाइम है। उसमें भी फिर फैकल्टी के हिसाब से प्रैक्टिकल्स का अलग टाइम होगा, दूसरी या कक्षाओं का अलग टाइम होगा। तो ये उस कॉलेज की, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि ये उस कॉलेज की क्या है, एक कार्य प्रणाली है, उसके अनुसार वो कॉलेज रन कर। लॉ कॉलेज पहले चलते थे तो लॉ कॉलेज का अपना अलग टाइम होता है। इसी प्रकार राज्य है या देश है तो हर राज्य की अपनी एक कार्य प्रणाली है। या उदाहरण के लिए और भी उसको कह सकते हैं कि जैसे पंचायत है तो हर पंचायत का अपना एक अलग सिस्टम है। या परिवार है और सामान्य वे में का तो हर परिवार की अपनी एक कार्य प्रणाली है। कुछ उदाहरण के लिए जैसे कुछ परिवारों में, ग्रामीण परिवारों में या मध्यम वर्गीय या और दूसरे कई परिवार में देखते हैं तो वहाँ पर सुबह 6 बजे या 5 बजे ही लोग उठ जाते हैं और वहाँ से उनकी दिनचर्या स्टार्ट हो जाती है, और 9 बजे या 10 बजे तक वो खाना खा लेते हैं। उसके बाद काम पे चले जाते हैं, शाम को 6-7 बजे खाना खा लेते हैं। तो ये उस परिवार की एक अपनी एक सिस्टम या कार्य प्रणाली बनी है। वहीं दूसरा किसी उच्च मध्य वर्ग या परिवार को देखेंगे तो वहाँ पर 9 बजे तक लोग उठेंगे या 8 बजे उठते हैं, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद 2 बजे लंच होगा, फिर उसके बाद रात को 10 बजे उनका डिनर होगा। तो ये उस परिवार की एक कार्य प्रणाली। तो इसलिए मेकायर पेज का कहना था कि हर समाज की अपनी एक कार्य प्रणाली होती है और उसी के अनुसार वो समाज कार्य करता है। तो दूसरी उन्होंने अपनी परिभाषा में जो 2 महत्वपूर्ण शब्द लिए थे, रीतियाँ और कार्य प्रणाली, उसका तात्पर्य यहाँ पर इस चीज़ से लिया गया। तीसरा आता है अधिकार। मेकायर पेज का कहना था कि हर समाज ने अपने सदस्यों को कोई ना कोई अधिकार अवश्य दिया। फिर वही बात है, परिवार का ही उदाहरण है। परिवार में सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास रहते हैं? पिता के पास रहते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी यानी कि मदर के पास रहते हैं, और मदर के बाद जो परिवार में बड़ा पुत्र होगा उसके अधिकार दिए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसको अधिकार प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप चाहे संस्था देख लें तो संस्था है तो वहाँ पर अगर उदाहरण के लिए कलेक्टर को सबसे अधिकार प्राप्त होंगे। अगर ज़िले की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक अधिकार किसको प्राप्त हैं? कलेक्टर को प्राप्त हैं। कलेक्टर से नीचे एडीएम होगा, उनको अधिकार प्राप्त हैं। फिर एसपी होंगे, उसके बाद आगे और एडिशनल एसपी को अधिकार होंगे। उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस प्रकार से आगे चेन चलती। तो किसी भी समाज में चले जाएँ या देश या राष्ट्र की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त हैं? प्रधानमंत्री को प्राप्त हैं, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आगे होम मिनिस्टर, और इसी प्रकार से आगे चेन चलती है। राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हैं। तो हर मेकायर पेज का कहना था कि समाज में हर व्यक्ति को या समाज ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई अधिकार अवश्य प्रदान किया है। चाहे वो परिवार की दृष्टि से देख लें, राज्य की दृष्टि से देख लें, या चाहे आप एजुकेशन यानी कि कॉलेज या स्कूल की दृष्टि से भी अगर आप देख लो तो उदाहरण के लिए चूँकि आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त है?
प्रिंसिपल को, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, उसके बाद सीनियर फैकल्टी मेंबर, उसको अधिकार प्राप्त है। इवन आपके यूनियन की दृष्टि से अगर आप देखते हो तो सबसे ज़्यादा जो चुन के आप में से जो व्यक्ति आता है, यानी कि प्रेसिडेंट, मान लो 5000 स्टूडेंट है तो सबसे ज़्यादा अधिकार किसको प्राप्त हुए? उस प्रेसिडेंट को प्राप्त होंगे, फिर उसका वाइस प्रेसिडेंट, फिर सेक्रेटरी, फिर अगला जो भी महासचिव जिसको आप कहते हो उसको अधिकार प्राप्त, उसके बाद CR को अधिकार होंगे, उसके बाद सामान्य स्टूडेंट को अधिकार। और ये केवल भारतीय समाज में नहीं है, हर समाज में अधिकार अवश्य प्राप्त, व्यक्ति को हर समाज में अधिकार अवश्य दिए, चाहे वो आज जनजाति समाज हो, चाहे पश्चिमी समाज देख लें आप, चाहे भारतीय समाज देख लें, हर समाज में व्यक्ति को मेकायर पेज ने कहा है कि किसी न किसी रूप में अधिकार अवश्य प्राप्त है। परिवार में अगर कोई छोटा भी व्यक्ति है तो उसको भी कुछ ना कुछ अधिकार अवश्य हो। इसलिए उसने अपनी परिभाषा में एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट शामिल किया था वो था अधिकार। और उसके बाद उन्होंने अपनी परिभाषा में एक और महत्वपूर्ण शब्द जो इस्तेमाल किया था वो है पारस्परिक सहयोग। मेकायर पेज का यह कहना था कि जब तक समाज में सहयोग की भावना नहीं होगी तब तक वो समाज रह ही नहीं सकता, और किसी भी समाज का अस्तित्व तभी तक है जब तक उस समाज के सदस्यों के बीच आपस में पारस्परिक सहयोग। इसलिए मेकायर पेज ने अपनी परिभाषा में पारस्परिक सहयोग को महत्वपूर्ण स्थान दिया। चाहे कोई भी समाज की कल्पना बिना सहयोग के नहीं की जा सकती। देश अगर चल रहा है तो वो सहयोग के कारण ही चल रहा है, राज्य चल रहा है तो सहयोग के कारण चल रहा है, कॉलेज या शिक्षा संस्थाएं या परिवार भी अपना चल रहा है तो आपसी सहयोग या परस्पर सहयोग के कारण ही कॉलेज चल रहा है। इसलिए मेकायर पेज ने अपने परिभाषा में पारस्परिक सहयोग को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया। अगला महत्वपूर्ण स्थान मेकायर पेज ने अपनी परिभाषा में जो दिया था वो है समूह और विभाग। मेकायर पेज का कहना था कि कोई भी समाज ऐसा नहीं जहाँ पर समाज जो में समूह नहीं हो और उसके कई सारे विभाग हैं। फिर उदाहरण के लिए शिक्षण संस्था या कॉलेज का उदाहरण देख लें आप। कॉलेज अपने आप में एक समूह है या पूरा एक समूह के रूप में, और उसके कई सारे विभाग हैं। अगर उसमें भी 3 फैकल्टी हो जाएंगी, पहले आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, फिर कॉमर्स फैकल्टी, तो ये उसके क्या होगा? विभाग। उसमें भी फिर आप आर्ट्स की दृष्टि से अगर देखें तो जैसे आर्ट्स में भी फिर कई सारे विभाग हैं। सोशोलॉजी अलग विभाग है, पॉलिटिकल अलग है, ज्योग्राफी अलग है, इकोनॉमिक्स अलग है, हिंदी अलग है, और भी कई सारे, इंग्लिश है, तो ये उसके सारे क्या हो गए? सब विभाग हो गए, यानी उप विभाग। इसी प्रकार साइंस में अगर देखेंगे तो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, ये उसके विभाग हो गए। यही बात कॉमर्स पर लागू होगी। उसके बाद फिर इन विभागों के फिर और कई सारे विभाग हैं। जैसे आर्ट्स है तो आर्ट्स में मान लीजिए स्ट्रेंथ 1000 है तो वहाँ पर 4 सेक्शन होंगे तो वो, या 6 सेक्शन होंगे तो वो फिर उसके 6 भाग हो। तो इसलिए मेकायर पेज का कहना था कि हर समाज में समूह अवश्य पाया जाता, बिना समूह के समाज की निर्माण ही नहीं हो सकता, और उन समूहों के साथ यानी उप विभाग भी अवश्य। उदाहरण के लिए भारत है या देश है तो देश के भी कई सारे, देश अपने आप में एक समूह हो गया और उसके फिर कई सारे विभाग हैं। यानी जैसे राज्य हैं तो राज्यों के फिर कई सारे ज़िले हैं, ज़िलों में फिर कई सारी तहसील हैं, तहसील के बाद पंचायत आ जाएगी, पंचायत के बाद और भी नीचे स्तर पर जाएंगे तो ग्राम पंचायत आ जाएगी। तो ये इसलिए मेकायर पेज ने अपनी परिभाषा में कहा कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर समूह नहीं पाया जाता हो और उसके उप विभाग। तो समूह का होना बहुत ज़रूरी है, तभी समाज का निर्माण होगा, ऐसा मेकायर पेज का कहना था। और सामान्य उदाहरण है क्रीड़ा समूह है। हर समाज में खेल समूह अवश्य पाया जाता है, हर समाज में पड़ोस अवश्य पाया जाता है, हर समाज में जाति पाई जाती है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? समूह। और इन समूहों में भी अब जाति है तो जाति में भी उदाहरण के लिए भारतीय समाज की दृष्टि से अगर आप देखें तो कई सारी जाति हैं, और उन जातियों में भी फिर कई सारी उपजाति हैं, तो वो क्या है? उसके विभाग है। इसलिए मेकायर पेज का मानना था कि समाज में समूह एवं विभागों का होना बहुत आवश्यक है, तभी समाज का निर्माण होगा, अन्यथा समाज का निर्माण होना असंभव। अगली एक और विशेषता मेकायर पेज ने अपनी परिभाषा में शामिल की थी स्वतंत्रता। जहाँ समाज मेकायर पेज के अनुसार व्यक्ति को इतनी सारी
चीज़ें देता है, अधिकार देता है, स्वतंत्र अधिकार देता है, आपका समूह विभाग देता है, पारस्परिक सहयोग की बात कही गई है, रीतियाँ, कार्य प्रणालियाँ। वहीं समाज जो है अपने सदस्यों को स्वतंत्रता भी प्रदान करता है, यानी कि हर व्यक्ति को समाज में स्वतंत्रता भी है कि वो अपने ढंग से जी सके या अपने ढंग से अपने परिवार का या उसका अपना खुद का जीवन यापन कर सके या कोई डिसीजन ले सके। इसीलिए उन्होंने अपनी परिभाषा के लास्ट में कहा था कि एक स्वतंत्र व्यवस्था है, समाज एक स्वतंत्र व्यवस्था है और इसलिए समाज में हर व्यक्ति को कोई ना कोई स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं हो। तो मेकर पेज की इस परिभाषा में नेक्स्ट जो विशेषता थी वो स्वतंत्रता थी। और लास्ट उन्होंने अपनी परिभाषा में मानव व्यवहार पर नियंत्रण की बात कही थी कि मानव व्यवहार पर नियंत्रण। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ समाज व्यक्ति को इतनी सारी चीज़ें प्रदान करता है, वहीं समाज व्यक्ति पर नियंत्रण का भी कार्य करता है। यानी अगर कोई व्यक्ति समाज के से हटकर या समाज के नियम के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो समाज उस पर नियंत्रण का कार्य भी करता है। उदाहरण के लिए जैसे समाज में अगर अव्यवस्था फैलती है तो कई बार अपन देखते हैं कि पुलिस उसको कंट्रोल करती है, यानी पुलिस से भी पहले परिवार आता है। अगर अपन परिवार के नियमों से या हटकर अगर अपन कार्य करते हैं तो सबसे पहले अपने को कौन नियंत्रित करता है? परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, वही अपने को टोकते हैं। या अगर आप कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले परिवार के लोग ही नियंत्रित करेंगे, उसके बाद पड़ोस के लोग आपको नियंत्रित करेंगे। उससे अगर व्यक्ति नियंत्रित नहीं होता तो फिर कौन सहायता ली जाती है? उसको नियंत्रित करने के लिए समाज की सहायता ली जाती है। यानी समाज को नहीं, पुलिस की सहायता ली जाती है। पुलिस उसको नियंत्रित करती है। पुलिस से भी कई बार जब स्थितियाँ कंट्रोल नहीं होती तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या कहा जाता है, जिसे अपन कहते हैं कर्फ्यू या लॉकडाउन। जैसे उदाहरण के लिए भी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन वो इसीलिए लगाया गया था क्योंकि सरकार को ये लगा कि समाज ऐसे नियंत्रित नहीं होगा, तो कर्फ्यू लगा दिया। तो इसलिए समाज को बनाए रखने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार या नियंत्रित करने के लिए समाज जो है अपने व्यक्तियों को इतनी सुविधाएं या स्वतंत्रता या अधिकार या कार्य प्रणाली प्रदान करने के बाद उसको नियंत्रित करने की भी व्यवस्था करता है। तो इस प्रकार मेकर पेज की जो परिभाषा थी उसका पूरी बात इन सारी विशेषताओं पर ही आधारित थी। एक बार फिर उसको देख लें आप। समाज रीतियों एवं कार्यप्रणालियों की, पारस्परिक अधिकार एवं व्यवस्था की विभागों की, मानव व्यवहार पर नियंत्रण और स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। और ये परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है, इसे समाज कहते हैं, जो कि सामाजिक संबंधों पर आधारित है और ये सदैव परिवर्तित होता रहता है। लास्ट में उन्होंने ये भी कहा कि समाज में जो जरूरी नहीं कि समाज एक बार जो बन गया उसमें वो की वही चीज़ें स्थापित रहेंगी। समाज परिवर्तनशील, यानी आज जो समाज में है चीज़ें या आज जो समाज के नॉर्म्स हैं या आज जो समाज की रीतियाँ कार्य प्रणाली हैं, कल को उसमें परिवर्तन भी आ सकता है या उसमें चेंजिंग भी आ सकता है। या आज आपको जो अधिकार दिए हैं कल उन अधिकारों में परिवर्तन भी हो सकता है। इसीलिए लास्ट में मेकर पेज का कहना था कि समाज एक परिवर्तनशील भी व्यवस्था है या समाज में परिवर्तन होता रहता है। ये सारी विशेषताएं तो मेकर पेज के द्वारा दी गई थी और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी एक परिभाषा भी दी, जिसको कई बार ये पूछा जाता है परीक्षा में भी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, स्पष्ट की। तब आपको उसके जवाब में इन 7 विशेषताओं के आधार पर मेकर पेज ने जो बात कही है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, ये तो थी मेकर पेज के अनुसार 7 विशेषताएं। इसके अलावा भी समाज की और भी कई सारी विशेषताएं। उनमें से कुछ विशेषताएं इस प्रकार है, जैसे पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता का पहले भी मैंने उल्लेख किया था संबंधों के समय, यानी कि कोई भी समाज तभी बना रह सकता है या संबंधों के बीच जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक वो समाज जो है की स्थापना हो ही नहीं सकती। यानी सामाजिक संबंधों के लिए जब शुरू में बताया था कि पारस्परिक जागरूकता के आधार पर ही संबंध बनते हैं, इसीलिए समाज की एक और विशेषता बताई गई कि सामाजिक संबंधों वो पारस्परिक जागरूकता का होना आवश्यक है समाज के। एक और समाज की विशेषता है समाज अमूर्त है। समाज अमूर्त है का मतलब है कि चूंकि संबंध किस पर आधारित है,
यानी संबंधों को अपन समाज को अमूर्त इसलिए कहा गया है कि समाज सामाजिक संबंधों पर आधारित है और संबंधों को चूंकि अपन देख नहीं सकते, इसलिए समाज को अमूर्त कहा। यानी जिसको